जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी विथ अभिषेक में। शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मतदान की स्वतंत्रता, या बी विचरण की स्वतंत्रता, या सी सरकार की नीतियों की आलोचना की स्वतंत्रता, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, विचरण की स्वतंत्रता जो आपकी एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को ये अधिकार दिए जाते हैं। इससे पहला आपको मतदान देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार और सरकार के कार्यों की आलोचना का अधिकार। ये सब अधिकार जो आपके राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं। जबकि विचरण की स्वतंत्रता जो आपकी ये नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह किसने कहा नागरिक को काम करने का अधिकार है, उसे अस्तित्व के साधनों के अभिगमन से वंचित करने का आशय है, उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बार्कर का, या बी CEM जोड का, या सी लास्की का, या डी JS मिल का। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी लास्की का। यानी कि यह जो कथन दिया हुआ है, यह कथन आपके लास्की का है। लास्की के अनुसार काम करने का अधिकार जीविकोपार्जन से संबंधित है, जो कि व्यक्ति के अन्य अधिकारों का मूल है। इसलिए इस संदर्भ में लास्की कहते हैं कि लोगों को इस अधिकार से वंचित करने का तात्पर्य है उसे उस चीज से वंचित करना जो उसके व्यक्तित्व के विकास को संभव बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से इक्वलिटी शीर्षक की पुस्तक के लेखक हैं। इस आपके ऑप्शंस हैं ए रॉबर्ट नॉजिक, या बी RS टॉनी, या सी बार्कर, या डी रॉबर्ट डहल। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी RS टॉनी। यानी कि RS टॉनी जो है 1880 से लेकर 1962 तक रहे हैं। ये एक आर्थिक इतिहासकार समाज आलोचक थे, और इनकी जो पुस्तकें हैं इस प्रकार के हैं, जो कि इक्वलिटी 1931 में आई थी, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म 1926 में आई थी, और द एग्जीक्यूटिव सोसाइटी जो 1920 में आई थी, और हिस्ट्री एंड सोसाइटी जो 1978 में आई हुई थी, प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही समझा जाता है। इस आपके ऑप्शंस हैं ए अधिकार व्यक्ति की शक्ति का दूसरा नाम है, या बी समाज के बिना भी अधिकारों का अस्तित्व संभव है, या सी अधिकार ईश्वर की देन है, या डी अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। इस सबका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। यानी कि अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जिसे समाज की मान्यता प्राप्त होती है और राज्य उसे लागू करता है। यानी अधिकार शब्द की उत्पत्ति जो है, अधिकार शब्द के समुचित परिभाषा में 3 तत्व निहित होते हैं। पहला, यह व्यक्ति का दावा है, किंतु प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता है, और यह वांछित है कि ऐसा दावा निस्वार्थी इच्छा के समान होना चाहिए, अथवा कोई ऐसी वस्तु हो जो सार्वजनीन रूप से लागू हो सके, यानी मतलब सामूहिक रूप से लागू हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने कहा कि नागरिक को कार्य करने का अधिकार है। इस आपके ऑप्शंस हैं ए JS मिल, या बी कार्ल मार्क्स, या सी पूंधा, या डी हेराल्ड लास्की। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हेराल्ड लास्की। यानी कि नागरिक को कार्य करने का अधिकार है, यह कथन आपके हेराल्ड लास्की का है। कार्य करने का अधिकार आजीविका के साधन से जुड़ा है जो व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं, TH ग्रीन स्वतंत्रता को किस रूप में व्याख्यायित करते हैं। इस आपके ऑप्शंस हैं ए नियंत्रण का अभाव, या बी कुछ भी करने की मनमानी, या सी विधि का अभाव, या डी करने योग्य काम करने की क्षमता।
इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी करने योग्य काम करने की क्षमता जो आपके टीएच ग्रीन के स्वतंत्रता के रूप में व्याख्यायित करते हैं। टीएच ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता एक सकारात्मक वस्तु है जिसका अर्थ ऐसे कार्य करने की या ऐसे सुविधाओं के उपभोग करने की स्वतंत्रता होती है जो करने या उपभोग करने योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह मान्यता है समानता के पर्याप्त अवसर सभी मनुष्यों को मिलने चाहिए संबंधित है किससे? इसमें आपके ऑप्शन है समानता के उदारवादी सिद्धांत से, या बी समानता के वैधानिक सिद्धांत से, या सी समानता के मार्क्सवादी सिद्धांत से, या डी समानता के नैसर्गिक सिद्धांत से। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, समानता के उदारवादी सिद्धांत से जो है आपके ये संबंधित है। यानी कि समानता का उदारवादी सिद्धांत समाज के प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध पर्याप्त अवसरों की समानता की नींव पर आधारित है, और इसका यह अभिप्राय है कि सभी लोगों को समान अवसरों के बीच प्रतियोगिता की स्वतंत्रता हो, जिसके परिणाम स्वरूप जो लोग अपने अवसर का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं वे अन्य से आगे निकल सकते हैं। इसलिए समान अवसरों के होते हुए असमानता का होना वैध है, जिसे समानतावाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने प्राकृतिक अधिकार का समर्थन नहीं किया है? इस आपके ऑप्शन हैं ए मिल्टन, या बी वॉल्टेयर, या सी सिज्विक, या डी टॉमस पेन। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सिज्विक ने जो आपके प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है। यानी अधिकारों के संबंध में प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतः प्राकृतिक और जन्मसिद्ध हैं, और इसके समर्थक जो है आपके ये क्या बोलते हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वॉल्टेयर, टॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लैकस्टोन, ये जो हैं ये लोग इस सिद्धांत के पोषक यानी समर्थक भी हैं, और सामाजिक समझौते के प्रतिपादक इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो प्रतिपादक रहे हैं वो इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं अभी तक। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बेंथम, या बी जे.एस. मिल, या सी जेम्स मिल, या डी बार्कर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बेंथम ने कहा था कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक बकवास है। यानी कि अपने उपयोगिता दृष्टिकोण के कारण बेंथम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखता है और न उसके अस्तित्व को ही स्वीकार करता है। यानी बेंथम जो है अपने उपयोगिता के दृष्टिकोण के कारण कि प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को न विश्वास करता है और न ही उसके अस्तित्व को मानता है। यानी बेंथम वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्णतः मूर्खतापूर्ण तथा अप्राकृतिक उच्चता के समान पर बैठी अलंकारित मूर्खता का द्योतक बतलाया इसको। ने प्राकृतिक अधिकारों को इन्होंने कि पूर्णतः मूर्खतापूर्ण तथा अप्राकृतिक उच्चता के आसन पर बैठी अलंकारिक मूर्खता का द्योतक बताया इन्होंने। और बेंथम प्राकृतिक शब्द को एक भ्रामक और उलझन में डालने वाला शब्द समझता है और इसीलिए इन्होंने प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों का व्यर्थ ही मूर्खतापूर्ण बकवास मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किसने स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मिल्टन फ्रीडमैन, या बी आइसा बर्लिन, या सी रॉबर्ट नोजिक, या डी अर्नेस्ट बार्कर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मिल्टन फ्रीडमैन। यानी कि समकालीन अमेरिकी अर्थशास्त्रवेत्ता मिल्टन फ्रीडमैन ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में हस्तक्षेपमूलक उदारवाद का प्रबल समर्थन किया है। जबकि फ्रीडमैन कहते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि किसी मनुष्य को उसके सहचर किसी तरह बाध्य न कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन स्वतंत्रता को सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता को हद तक न्यायोचित ठहराता है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए लास्की, या बी मैकियावेली, या सी लॉक, या डी मिल। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मिल।
यानी कि जे.एस. मिल जो है जिस स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं उसका स्वरूप व्यापक है और संपूर्ण मानव जीवन उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जे.एस. मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में उसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि 10 व्यक्तियों में से यदि 9 सामान्य बुद्धि के हैं और एक व्यक्ति सनकी है तो उसे भी स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वह 10वां व्यक्ति जो है समाज के लिए इतना उपयोगी हो सकता है जितना कि अन्य 9 व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। इसलिए मिल स्वतंत्रता को सनकीपन तथा चारित्रिक विषमता के हद तक न्यायोचित ठहराते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है तो उसे निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए प्राकृतिक स्वतंत्रता, या बी नागरिक स्वतंत्रता, या सी राजनीतिक स्वतंत्रता, या डी राष्ट्रीय स्वतंत्रता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी नागरिक स्वतंत्रता। यानी कि यदि किसी व्यक्ति को आवागमन की स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती है, यानी कहीं आने जाने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है, तो उसे नागरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा हो उस समय। और नागरिकता एक विधिक धारणा है जिसमें राज्य के द्वारा कुछ स्वतंत्रताओं के उपयोग की गारंटी दी जाती है। एक नागरिक के रूप में व्यक्ति उस राज्य के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध रूप से यानी बिना किसी रोक टोक के आवागमन कर सकता है जिस राज्य का वह नागरिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा एक सामाजिक अधिकार नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए शिक्षा का अधिकार, या बी समानता का अधिकार, या सी जीवन का अधिकार, या डी मत देने का अधिकार। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी मत देने का अधिकार, जो आपका सामाजिक अधिकार नहीं है। यानी कि शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और जीवन का अधिकार, ये सब जो आपके सामाजिक अधिकार यानी सोशल राइट हैं। क्योंकि मत देने का अधिकार आपका एक वैधानिक राइट है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने चंदन कुमार सरकार बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त के वाद में यह निर्धारित किया था कि मतदान का अधिकार एक सिविल अधिकार नहीं है बल्कि वैधानिक अधिकार यानी लीगल राइट है, जो कि विधि द्वारा निर्मित परिसीमा के अधीन है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक अधिकारों में से किसे सम्मिलित नहीं करते हैं? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए मतदान, या बी सरकार का विरोध करना, या सी निर्वाचित करना, या डी काम पाना। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी काम पाना, जो आपके राजनीतिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार काम पाना एक मौलिक अधिकार है, जबकि मतदान करना, किसी पद हेतु निर्वाचित होना तथा सरकार का विरोध करना, ये सब आपके राजनीतिक अधिकार हैं। आपके सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा था। जबकि मतदान करना तथा निर्वाचित होना वैधानिक अधिकार भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए बेंथम, या बी ग्रीन, या सी मिल, या डी लास्की। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ग्रीन का। यानी कि ग्रीन लॉक द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अधिकारों के विचार को स्वीकार नहीं करता है। यानी टी.एच. ग्रीन जो हैं ये लॉक द्वारा जो प्राकृतिक अधिकारों के विचार जो प्रतिपादित किया गया है उसको ये स्वीकार नहीं करते हैं। और ये जॉन लॉक के विरुद्ध वह ये मानते हैं कि अधिकारों का अस्तित्व समाज में ही संभव है और प्राकृतिक अवस्था में नहीं, जबकि समाज का अस्तित्व ही नहीं था। टी.एच. ग्रीन जो है अपनी इन मान्यताओं को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को समाज कल्याण को महत्वपूर्ण मानने वाले यानी समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त अधिकारों के अतिरिक्त दूसरे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जबकि प्राकृतिक अधिकार अर्थात प्राकृतिक स्थिति समाज में स्थित नहीं है और समाज के सदस्यों के सार्वजनिक कल्याण की भावना के अभाव में अधिकार हो ही नहीं सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए
अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत, या बी अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत, या सी अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, या डी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। यानी कि स्वतंत्रता का सबसे पुराना सिद्धांत जो है आपका प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत के अनुसार मनुष्य को अपने जन्म से ही कुछ प्रमुख अधिकार प्राप्त होते हैं, जो वो साथ लेके आता है, जिन्हें छीना नहीं जा सकता है, यानी मतलब उससे उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसमें कुछ इसके प्रमुख समर्थक जो रहे हैं, इस अधिकार के प्राकृतिक अधिकार के समर्थक जो रहे हैं, जॉन लॉक रहे हैं, हर्बर्ट स्पेंसर और टॉमस पेन जो है, ये आपके इसके प्रमुख समर्थक हैं इस प्राकृतिक अधिकार के। जबकि जेरेमी बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की निंदा करते हुए उन्हें अलंकारिक बकवास कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ समन्वय संभव और व्यवहारिक है। इसमें आपके ऑप्शन हैं ए उदारवाद के अंतर्गत, या बी लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत, या सी समाजवाद के अंतर्गत, या डी उपयोगिता के अंतर्गत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत जो है आपके स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ समन्वय संभव है। अगला प्रश्न देखते हैं। यह विचार कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है प्रस्तुत किया है किसने? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए व्यक्तिवादियों ने, या बी आदर्शवादियों ने, या सी समाजवादियों ने, या डी अराजकतावादियों ने। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, समाजवादियों ने जो है यह विचार व्यक्त किया है कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध है। यानी कि व्यक्तिवाद और पूंजीवाद से के विपरीत व्यवस्था समाजवाद है, और इसी के अंतर्गत व्यक्ति की अपेक्षा समाज पर जोर दिया जाता है, और इसका आदर्श है समाज में समानता उत्पन्न करना, और इस व्यवस्था में कोई किसी का शोषण नहीं कर सकेगा। समाज का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होगा, वितरण व्यवस्था भी समाज द्वारा होगी, यथासंभव आर्थिक समानता होगी तथा सभी को सामाजिक न्याय प्राप्त होगा। और समाजवादियों के विचार से न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निसंदेह समानता के निश्चित रूप से समानीकरण प्रक्रिया का विचार निहित है, यह किसने कहा है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए लास्की, या बी आरेस्टाउनी, या सी वार्कर, या डी ब्रियावेरी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लास्की। लास्की का कथन है कि निसंदेह समानता में निश्चित रूप से समानीकरण प्रक्रिया का विचार निहित है। यानी कि एस जे लास्की जो अपने पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में समानता के बारे में लिखे हैं कि निसंदेह मौलिक रूप से इसका निहितार्थ है समतल करने की प्रक्रिया। इसका अर्थ यह है कि समाज में किसी व्यक्ति का स्थान ऐसा न हो कि वह अपने पड़ोसी से इस सीमा तक ऊंचा हो जाए कि उसका पड़ोसी अपनी नागरिकता खो बैठे। अगला प्रश्न देखते हैं। अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, और इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, यह किसने कहा है? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए प्लेटो, या बी सिसरो, या सी अरस्तु, या डी सिनेका। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु का यह कथन है। यानी कि वितरण न्याय का सरोकार सम्मान या धन संपदा के वितरण से है। यह विधायन के विचार क्षेत्र में आता है, और इसका मूल सिद्धांत यह है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए। अरस्तु का विचार था कि इस मामले में प्रचलित प्रथाओं और प्रथागत कानून का सहारा लेना अधिक उपयुक्त होगा। यानी अरस्तु के अनुसार अन्याय का जन्म वहां होता है जहां समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली होगी, और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी, यह किसने कहा? इसमें आपके ऑप्शन हैं ए एच जे लास्की, या बी पोलार्ड, या सी ई एम जेड, या डी डायसी। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एच जे लास्की का यह कथन है
कि बिना कुछ समानता की स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। यानी एच.जे. लास्की के द्वारा उदारवाद और समाजवाद के समन्वय स्थापित करते हुए स्वतंत्रता और समानता के मध्य संतुलन पर बल दिया गया है। और इसी संबंध में उनका प्रसिद्ध कथन है कि बिना कुछ समानता के स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस आपके ऑप्शन हैं ए अरस्तु ने, या बी ग्रीन ने, या सी लॉक ने, या डी लास्की ने। इस आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अरस्तु ने जो है आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी अरस्तु के अनुसार आनुपातिक समानता एक न्यायोचित व्यवस्था है जिसे अपना करके राज्य में कलह और संघर्ष की मात्रा कम की जा सकती है, यानी न्यूनतम की जा सकती है। और अरस्तु कहते हैं कि सच्ची समानता को संख्यात्मक नहीं आनुपातिक होती है और इस बात को सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति के अधिकार, कर्तव्य तथा पुरस्कार उसकी योग्यता और सामाजिक योगदान के अनुरूप हों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कथन अधिकारों के बारे में सही नहीं है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए वे मात्र व्यक्तित्व को समृद्ध बनाते हैं, या बी वे सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं, या सी वे सामूहिक प्रगति को बढ़ाते हैं, या डी वे समाज से स्वतंत्र हैं। यह आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी वे समाज से स्वतंत्र हैं। यह कथन आपका सही नहीं है। यानी कि अधिकार समाज से स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। अधिकार शब्द की समुचित परिभाषा में 3 तत्व आते हैं। प्रथम यह व्यक्ति का दावा है, किंतु प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता। दूसरा यह कि व्यक्ति के ऐसे दावे को सामाजिक मान्यता प्राप्त हो, और तीसरा आया है कि इन दावों को राज्य से मान्यता अर्थात स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। यह आपके अधिकार शब्द की समुचित परिभाषा के तीनों महत्वपूर्ण तत्व हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने समानता के विधिक आयाम की व्याख्या करने के लिए विधिक व्यक्तित्व की समानता की अवधारणा का प्रयोग किया? इसमें आपका ऑप्शन है ए आरेस्टानी, या बी जे.एफ. स्टीफेन, या सी हैराल्ड लास्की, या डी अर्नेस्ट बार्कर। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी अर्नेस्ट बार्कर। यानी कि अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी जो 1994 में प्रकाशित हुई थी में विधिक व्यक्तित्व की समानता का उल्लेख किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य लोगों को कानूनी व्यक्ति के एक जैसे रूप प्रदान करता है, अतः लोगों में चाहे जितने भिन्नताएं हों कानून के समक्ष सबका महत्व एक जैसा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया है कि अधिकार किसी समाज की प्रथाएं एवं परंपराओं का परिष्कृत रूप है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए अधिकारों का विधिक सिद्धांत, या बी अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, या सी प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, या डी अधिकारों का प्रत्ययवादी या अर्थात आदर्शवादी सिद्धांत। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। यानी कि अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत वास्तव में जो है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है, और यह एक रूढ़िवादी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसी समाज के प्रथाओं एवं परंपराओं का परिष्कृत रूप है, और इसी सिद्धांत के समर्थक एडमंड बर्ग, हीगल और ब्रेडले आदि ये लोग थे इसी सिद्धांत के समर्थक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए रूसो, या बी मॉन्टेस्क्यू, या सी मिल, या डी ग्रीन। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मिल जो है आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो है प्रबल समर्थक हैं। यानी मिल मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हमेशा आवश्यक मानते हैं, और वह व्यक्तिगत मामलों में निरपेक्ष स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं।
यही कारण है कि वह पागल और सनकी व्यक्तियों को भी सामान्य व्यक्तियों की भांति स्वतंत्रता और उपयोग का अवसर प्रदान करना चाहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह नारा इंगित करता है किसकी ओर? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए नागरिक स्वतंत्रता, या बी राजनीतिक स्वतंत्रता, या सी आर्थिक स्वतंत्रता, या डी प्राकृतिक स्वतंत्रता। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक स्वतंत्रता की ओर इंगित करता है कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वर्ष 1765 में अमेरिकी वासियों ने इंग्लैंड की औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का नारा लगाया था, और 13 अमेरिकी राज्यों ने कालांतर में गठबंधन बनाकर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंका और अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है? इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए प्लेटो का जस्टिस, या बी लॉक का गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, या सी रूसो का जनरल विल, या डी राल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रूसो का जनरल विल में जो है आपके संकल्पना की आलोचना अस्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है। यानी कि रूसो की सामान्य इच्छा में हाब्स और लॉक की विशेषताओं का प्रभाव है। एक और सामान्य इच्छा को बाध्यकारी बनाकर रूसो ने सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त किया है, और वहीं दूसरी ओर इच्छा को सबकी इच्छाओं का प्रतिनिधि बनाकर लोकतांत्रिक भावना का परिचय दिया और स्वतंत्रता का मार्ग भी प्रशस्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की एक आलोचना यह है कि यह ए सामाजिक हितों का व्यक्तिगत हितों के ऊपर रखता है, या बी मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद हैं, या सी मानता है कि अधिकार प्रभुता की उत्पत्ति है, या डी अधिकारों के सामाजिक मान्यता पर अत्यधिक जोर देता है। इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद हैं। यानी कि नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत की आलोचना यह है कि यह मानता है कि समाज में पूर्व अधिकार मौजूद थे, हालांकि समाज में से पूर्व और समाज से इतर कभी भी किसी भी प्रकार के अधिकार का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि आदर्शवादी विचारक टी.एच. ग्रीन ने भी इस मान्यता को स्वविरोधी कहकर ठुकरा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार भारत से सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं है? पहला राजनीतिक विचार व्यक्त करना, या दूसरा राजनीतिक आंदोलन का समर्थन देना, या तीन राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान करना, या चार राष्ट्रीय युवाओं को मतदान करना। अभी देखना इसमें कौन से अधिकार सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं है। इसमें आपके ऑप्शंस हैं, ए 1, 3 और 4, या बी 1, 2 और 3, या सी 2, 3 और 4, या डी 2 और 3। अब पूछ रहा है कि सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जो आपको 1, 2 और 3 यानी कि राजनीतिक विचार को व्यक्त करना, राजनीतिक आंदोलन का समर्थन देना, और तीसरा है आपका राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान करना। ये 3 अधिकार जो आपके सिविल सेवक को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यानी कि भारत में जो है सिविल सेवक को राजकीय तथा राष्ट्रीय चुनावों में मतदान करने का राजनीतिक अधिकार उपलब्ध है, परंतु राजनीतिक विचार व्यक्त करने, राजनीतिक आंदोलनों में समर्थन देने, राजनीतिक दल को वित्तीय योगदान करने का अधिकार उपलब्ध नहीं कराया गया है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, थैंक यू सो मच।